कि आप सब जानते हैं हमारे देश में जो बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं वो सिर्फ छात्र नहीं देते, बल्कि उनका पूरा परिवार ये परीक्षाएं देता है और पूरे परिवार को ऐसा लगता है जैसे उनकी भी ये अग्नि परीक्षा है, खास तौर पर जो माता पिता होते हैं उनकी। तो आप में से बहुत सारे परिवार ऐसे होंगे जिनके बच्चों ने इस बार 10वीं और 12वीं कक्षा के इम्तिहान दिए होंगे, और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनके बच्चों ने अभी नहीं दिए होंगे। लेकिन आप सबके लिए ये जानना जरूरी है, साथ ही आप सब जानते हैं कि इसके बाद हमारे देश में चाहे स्कूलों का एडमिशन हो, कॉलेज का एडमिशन हो या फिर उसके बाद नौकरी हो, ये सब एक बहुत बड़ा बाजार है। ये सारे छात्र कुछ वर्षों के बाद नौकरी के बाजार में जाएंगे। भारत में हर साल करीब 1.5 करोड़ बच्चे 12वीं कक्षा के बोर्ड के इम्तिहान देते हैं, जिसमें तमाम तरह के बोर्ड शामिल हैं। अब अगर बाकी के बोर्ड्स में भी औसतन 80 या 90% छात्र पास हो जाते हैं तो इस साल इस परीक्षा को पास करने वाले छात्रों की संख्या 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 35 लाख के बीच हो सकती है, जो कि अब तक अभूतपूर्व है अब तक की। भारत में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज तो पर्याप्त संख्या में हैं, लेकिन इनमें से कईयों की हालत ठीक नहीं है और वहां पर सीटों की भी कमी है। और जब इतनी बड़ी संख्या में छात्र 90% और 95% से ज्यादा नंबर लेंगे तो कंपटीशन की स्थिति भी का अंदाजा आप लगा सकते हैं। इस साल की क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के मुताबिक दुनिया की टॉप 200 यूनिवर्सिटीज में भारत के सिर्फ 3 शिक्षा संस्थान शामिल हैं। इनमें आईआईटी बॉम्बे 172वें नंबर पर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर 185वें नंबर पर है और आईआईटी दिल्ली 193वें नंबर पर है पहले 200 यूनिवर्सिटीज में। जब दुनिया की टॉप 1000 यूनिवर्सिटीज में भारत की सिर्फ 22 यूनिवर्सिटीज ही शामिल हैं। टॉप 1000 में हमारी 22 यूनिवर्सिटीज हैं, यानी छात्र ज्यादा संख्या में पास हो रहे हैं, जबकि गुणवत्ता वाली शिक्षा देने वाले संस्थानों की संख्या उसके मुकाबले में हमारे देश में आज भी बहुत कम है। अब हो यह रहा है कि ज्यादातर बोर्ड्स और ज्यादातर स्कूलों से पास होने वाले बच्चों की संख्या हर साल बढ़ रही है। पिछले साल केंद्रीय विद्यालयों में 98.62% बच्चे सीबीएसई की परीक्षा में पास हुए थे, जबकि इस बार 100% छात्र पास हुए हैं। सरकारी स्कूलों में पिछली बार 95% बच्चे पास हुए थे, जबकि इस बार 99% बच्चे पास हुए हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि इस बार बोर्ड की परीक्षाएं हुई ही नहीं और जो मार्किंग भी हुई है, यानी अंक देने की जो प्रक्रिया है, वो भी काफी लीनियंट थी, यानी बच्चों के प्रति नरम रवैया अपनाया गया कोविड की वजह से, और कोशिश ये थी कि किसी को भी फेल ना किया जाए। इस बार सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में 95% से ज्यादा नंबर लाने वाले छात्रों की संख्या 70,000 है। यह पिछले साल के मुकाबले दुगनी संख्या है, जबकि छात्रों ने 90% से ज्यादा अंक हासिल किए हैं। 1.5 लाख छात्र ऐसे हैं जिन्होंने 90% से ज्यादा अंक हासिल किए हैं। एक जमाना ऐसा था जब 90% से ज्यादा नंबर किसी के आ जाते थे कुछ वर्ष पहले तक, तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, इलाके में ऐसे छात्रों का नाम हो जाता था। लेकिन अब 1.5 लाख छात्र ऐसे हैं अकेले सीबीएसई में ही जिनके 90% से ज्यादा मार्क्स हैं। अब आप सोचिए जब ये कॉलेजेस में जाएंगे तो कॉलेजेस की कट ऑफ परसेंटेज जो होने वाली है वो कितनी हाई होगी। हितेश्वर ने इस साल अपनी पूरी पढ़ाई लिखाई ऑनलाइन की थी और उन्होंने इसी फॉर्मेट पर पढ़ाई करने वाले देश के बाकी छात्रों को क्या मंत्र दिया है वो आज आप सबको सुनना चाहिए। सुनने से पहले फिर बता देते हैं कि हितेश्वर टॉपर हैं इस साल के और इनके 99.8% नंबर हैं, 100 में से 99.8। अब सुनिए इनका क्या कहना है। जिस तरह से कोविड टाइम में पिछले अगर 2 साल की हम बात करें तो लगभग 1.5 साल तो काफी बाधित हुई परीक्षा व्यवस्था जो है, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह रही, तो क्या इससे कोई असर पड़ा आपको? मेरी तैयारी पे कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे जो स्कूल के टीचर्स हैं उनको बहुत क्रेडिट जाता है। मेरे से क्रिकेट खेलता हूँ नेशनल लेवल पे, तो मैं एक एग्जांपल अगर दूं कि अगर मैं लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हूँ, मुझे कहा जाए कि आप राइट हैंडेड बैट्समैन की तरह खेलिए और आप स्कोर उतना ही कीजिए, टीम को जिताइए। इसी तरह से टीचर्स को स्विच करने को कहा गया, अचानक से ऑफलाइन क्लासेस से ऑनलाइन क्लासेस लेने को कहा गया, उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं था। लेकिन जो मेरे स्कूल के टीचर्स हैं उन्होंने इतना अच्छे से पढ़ाया, उन्होंने अपना 100% दिया। और अगर आप विलिंग हैं अच्छा करने के लिए, अगर आप में खुद से वो विल है कि आप टॉप करना चाहते हैं और अगर आप कंसंट्रेट कर रहे हैं उन क्लासेस में, तो आप ऑब्वियसली अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और मैंने हमेशा से ही स्कूल की जो भी क्लासेस थी मैंने कभी भी मिस नहीं की। डेली 6 से 8 घंटे अगर आप पढ़ाई को दे रहे हैं, अपने सब्जेक्ट्स को दे रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और पेरेंट्स की जो एडवाइस है, टीचर्स की जो एडवाइस है, अगर आप वो फॉलो कर रहे हैं तो मैं मानता हूं कि आपका स्कोर काफी अच्छा आ सकता है। तो जैसा हम आपको बता रहे थे कि इस बार
1.5 लाख बच्चे ऐसे हैं अकेले सीबीएसई में जिन्होंने 90% से ज्यादा नंबर लिए हैं। और अगर 2019 की हम बात करें, जब कोविड नहीं था, तब ऐसे बच्चों की संख्या लगभग 94,000 के आसपास थी। हितेश्वर, जिनके बारे में अभी हमने आपको बताया, जो टॉपर हैं इस साल के, ये एक आईएएस अफसर बनना चाहते हैं और शायद वो ये सपना पूरा कर भी लेंगे। लेकिन फिर भी हजारों छात्र ऐसे भी होंगे जिन्हें इस साल भी अपने मनपसंद कॉलेज या मनपसंद कोर्स में एडमिशन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ज्यादा नंबरों की वजह से एडमिशन की रेस अब और ज्यादा मुश्किल हो गई है। उदाहरण के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास इस समय सिर्फ 65,000 सीटें ही उपलब्ध हैं और उत्तर भारत के ज्यादातर लोग अलग अलग राज्यों से भी जब आते हैं तो उन सबको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए होता है, लेकिन वहां सिर्फ 65,000 सीटें हैं, जहां अब हर साल एडमिशन के लिए औसत कट ऑफ 85 से 100% के बीच रहता है। अब कल्पना कीजिए, अगर 12वीं कक्षा में 95% नंबर लाने वाले सभी 70,000 छात्र दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहें तो सबको दाखिला नहीं मिलेगा। 5,000 छात्र ऐसे होंगे जिनके लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे। हालांकि सभी छात्र 12वीं कक्षा पास करने के बाद अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज नहीं करते, सभी बच्चे इन कॉलेजेस में नहीं आते। बहुत सारे छात्र ऐसे भी होते हैं जो मेडिकल कॉलेजेस में चले जाते हैं या फिर इंजीनियरिंग का विकल्प चुनते हैं या फिर और वोकेशनल कॉलेजेस में चले जाते हैं। भारत में इंजीनियरिंग और मेडिकल की करीब 15 लाख सीटें उपलब्ध हैं, 15 लाख। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इंजीनियरिंग के कॉलेजेस में सीटों की संख्या लगातार कम हो रही है। और वैसे भी आपने देखा होगा, हमारे देश में बड़ी संख्या में इंजीनियर्स भी आज ऐसे हैं जो कि बेरोजगार घूम रहे हैं। इंजीनियर्स के पास भी रोजगार नहीं है, इसलिए इंजीनियरिंग भी कर ली और तब भी अगर नौकरी ना मिले तो फिर क्या फायदा। शिक्षा व्यवस्था पर नजर रखने वाले तमाम एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में छात्रों का पास हो जाना उन छात्रों पर असर डालता है जो अच्छे नंबरों के लिए साल भर मेहनत करते हैं। इसलिए देर सवेर इन बोर्ड्स को मेरिट वाले अपने पुराने सिस्टम पर वापस लौटना ही होगा। डेफिनेटली हमें 12वीं के नंबर्स पे ही एडमिशन मिलेगा, तो वो बच्चा जिसने अपना 100% पूरा अपना, आप कह सकते हैं एक जुझारू व्यक्तित्व पूरा उसने झोंक दिया, लेकिन उस 100% के बजाय आपने सिर्फ 40% उसका निचोड़ लिया, तो डेफिनेटली बच्चे का नुकसान है। और ये उन बच्चों का नुकसान है जो बहुत जिम्मेदार बच्चे हैं। इस कंपटीशन के दौर में जहां एक एक अंक, हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में एक एक अंक कहना गलत होगा, 0.001% की कट ऑफ से बच्चों के बहुत बड़े बड़े जो आप कह सकते हैं कॉलेजेस के एडमिशन प्रोसेस में उनके नाम पीछे छूट जाते हैं, तो डेफिनेटली ये बच्चे वहाँ पे कहीं ना कहीं मार खाएंगे। तो आप सोच लीजिए, एक नंबर की बात नहीं हो रही, एक नंबर के 100वें हिस्से के ऊपर भी आपका पूरा भविष्य टिका हुआ है। एक नंबर का 100वां हिस्सा भी आपके सपनों को तोड़ सकता है। जो छात्र पास हुए हैं, हम उनका मनोबल नहीं गिराना चाहते। ये सब बातें बताकर आज हम आपको और मजबूत बनाना चाहते हैं। भविष्य में जिस स्थिति का सामना आप करने वाले हैं और एडमिशंस और नौकरियों के जिस बाजार में आप उतरने वाले हैं, उसकी हकीकत क्या है, ये हम आज से ही आपको बताना चाहते हैं। हम देश के सिस्टम के सामने ये सवाल रखना चाहते हैं कि क्या इतनी बड़ी संख्या में पास हुए सभी बच्चों को कॉलेजों में दाखिला और बाद में नौकरी मिल पाएगी। विडंबना यह है कि जिन छात्रों को कॉलेजेस में एडमिशन मिल भी जाता है, उनमें से भी 16% को नौकरी नहीं मिल पाती। पोस्ट ग्रेजुएशन करके भी बेरोजगार रहने वाले युवाओं की संख्या हमारे देश में 14% है। इसलिए छात्रों को चाहिए कि वो अपने स्किल डेवलपमेंट पर काम करें। तो समस्या हमने आपको बता दी, अब उसका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन है स्किल डेवलपमेंट। क्योंकि आप पढ़ाई लिखाई चाहे जितनी भी कर लें, अगर आप में स्किल नहीं है, स्किल का मतलब अगर कौशल नहीं है, तो फिर आपके लिए आगे का रास्ता बहुत मुश्किल है, चाहे आप किसी भी कॉलेज में पढ़ लीजिए। वर्ष 2019 की इंडिया स्किल्स रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेजुएशन करने वाले 53% युवा इस लायक ही नहीं है कि उन्हें कोई रोजगार दिया जा सके, क्योंकि उनके पास डिग्री तो है लेकिन स्किल नहीं है, स्किल सेट नहीं है। लोग सोचते हैं कि शायद दुनिया का सबसे बड़ा संसाधन तेल और खनिज है। अब बहुत सारे लोग ये भी कहने लगे हैं कि सबसे बड़ा जो संसाधन है वो शायद डेटा बन जाएगा, लेकिन ये दोनों एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे। तेल भी खत्म हो जाएगा, खनिज भी खत्म हो जाएगा। सही मायने में दुनिया का सबसे बड़ा संसाधन है युवाओं की संख्या। ये सबसे बड़ा संसाधन है
और भारत का भी सबसे बड़ा संसाधन यही युवा हैं, जिनके बारे में आज हम आपको बता रहे हैं। लेकिन स्किल के अभाव में इस संसाधन का हम ज्यादा इस्तेमाल कर नहीं पाते, क्योंकि हमारे पास युवा तो बहुत सारे हैं, करोड़ों युवा हैं, उनके अंदर बहुत ताकत है, उनके अंदर बहुत जोश है, उनके पास डिग्रियां भी हैं, लेकिन स्किल नहीं है। स्किल या कौशल किसी कार्य को ठीक से करने की क्षमता को कहते हैं, और भारत के लिए क्षमता इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है अगर हमें सुपर पावर बनना है तो। पिछले कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 कौशल विकास योजनाओं की शुरुआत की थी, और तब उन्होंने कहा था कि युवाओं का कौशल ही भारत को आत्मनिर्भर बना सकता है। वर्ष 2030 तक भारत के 65% यानी 100 करोड़ युवा नौकरी करने वाली उम्र में पहुंच जाएंगे, नौकरियों के बाजार में पहुंच जाएंगे, उन्हें नौकरी चाहिए होगी। सोचिए 100 करोड़ युवाओं को 2030 में नौकरी चाहिए होगी। क्या हमारे पास हैं इतनी नौकरियां? क्या सरकार के पास इतनी नौकरियां हैं? क्या प्राइवेट सेक्टर में इतनी नौकरियां हैं? सवाल है, आपको बुरा लगेगा, जवाब यह है कि इतनी नौकरियां ना तो सरकार के पास हैं और ना ही प्राइवेट सेक्टर के पास है। विशेषज्ञ मानते हैं कि युवा जनसंख्या का फायदा उठाने का यह भारत का आखिरी मौका होगा। इसलिए स्किल डेवलपमेंट की शुरुआत स्कूलों से करनी होगी और बहुत कम उम्र में ही बच्चों का टैलेंट पहचानना होगा। लेकिन स्कूलों में पढ़ाई के नाम पर बच्चों को सिर्फ आंकड़े और जानकारियां दी जाती हैं जो उन्हें रटनी होती हैं, और पूरे साल जो वो रटते हैं वो उन्हें फिर परीक्षा में अपनी आंसर शीट पर लिखना होता है। उनके स्किल्स को बेहतर करने के लिए आज भी हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में कुछ खास नहीं किया जाता। जबकि सच यह है कि भारत में इस समय 90% नौकरियां ऐसी हैं जिनके लिए किसी न किसी प्रकार के विशेष स्किल की, कौशल की जरूरत पड़ती है। नतीजा यह होता है कि डिग्री और डिप्लोमा धारक 20% लोगों को नौकरियां मिल ही नहीं पाती। ये तो सर्वेज के आंकड़े हैं, असल आंकड़े इससे भी ज्यादा होंगे, और इसकी शुरुआत हमें स्कूलों से करनी होगी। भारत में स्किल के नाम पर लोग ज्यादा उत्साहित नजर नहीं आते, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये तो कोई श्रम से जुड़ा हुआ मामला है, मेहनत मजदूरी वाला मामला है। इसलिए सब लोग पढ़ लिख कर लाखों की नौकरी तो करना चाहते हैं, बड़े बड़े दफ्तरों में बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठना चाहते हैं, लैपटॉप लेकर घूमना चाहते हैं, सूट पहनना चाहते हैं, लेकिन वो स्किल सेट हासिल करने से बचते हैं। यह भी ध्यान रखना होगा कि कोरोना की महामारी ने पूरी दुनिया को यह सोचने समझने का तरीका उनका बदल दिया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक आने वाले समय में पूरी दुनिया में 100 करोड़ नौकरियां अकेले टेक्नोलॉजी पर ही आधारित होंगी। इसलिए नई नई टेक्नोलॉजीज की जानकारियां जुटाना और उनमें महारत हासिल करना भारत के युवाओं के लिए बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी में आपके पास स्किल सेट होना चाहिए अगर आप भविष्य में कुछ करना चाहते हैं तो। आने वाले समय में भारत में टेक्नोलॉजी पर आधारित जिन 5 क्षेत्रों में नौकरियों की सबसे ज्यादा संभावनाएं होंगी वो आप नोट कर लीजिए, आपके काम आएगा। इसमें है ब्लॉकचेन डेवलपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट, जावास्क्रिप्ट डेवलपर, रोबोटिक्स कंसल्टेंट्स और बैक एंड डेवलपर। इन सब की ये जो 5 हमने आपको जॉब्स बताई हैं, रोजगार के संभावनाएं बताई हैं, इनके सबसे बेहतर चांसेस हैं। आप समझ लीजिए, नौकरियों की प्रतियोगिता में अगर आपको गोल्ड मेडल लेना है तो फिर यह लाइन है जो आपके बच्चों को चुननी चाहिए। इसके अलावा फ्रीलांस कंटेंट क्रिएटर्स, फाइनेंस एक्सपर्ट्स, शिक्षक, स्वास्थ्य कर्मी और डेटा साइंटिस्ट के लिए भी भारत में भरपूर मौके होंगे। इसलिए आज हम 12वीं कक्षा पास कर चुके देश भर के इन तमाम छात्रों से और उनके माता पिता से यही कहना चाहते हैं कि डिग्री के साथ साथ, सर्टिफिकेट के साथ साथ अपने स्किल्स को भी बेहतर बनाइए। और आज हमारे पास छात्रों के लिए एक नया विचार भी है। आप में से कुछ छात्र चाहें तो इस वर्ष एडमिशन की रेस में शामिल ना होकर इसे गैप ईयर बनाने पर भी विचार कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारे माता पिता हमसे नाराज हो जाएंगे कि हम उनके बच्चों को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ गैप ईयर को खराब माना जाता है। विकसित देशों में अक्सर छात्र 14 वर्षों की लगातार स्कूली पढ़ाई के बाद कॉलेज में एडमिशन से पहले 1 साल का गैप ले लेते हैं। इस दौरान उन्हें खुद को फिर से ऊर्जावान बनाने और नए नए विकल्पों के बारे में जानने का एक मौका मिलता है। उदाहरण के लिए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की बेटी मालिया ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने से पहले 1 साल का गैप ईयर लिया था।
इस दौरान वो दुनिया के अलग अलग देशों में घूमी और उन्होंने एक मीडिया कंपनी के साथ इंटर्नशिप की। सिंगापुर में 18 वर्ष का हो जाने पर छात्रों को 2 वर्षों के लिए अनिवार्य रूप से अपनी देश की सेना में काम करना होता है। इससे फायदा यह होता है कि छात्र मानसिक रूप से मजबूत हो जाते हैं और वो नई नई लाइफ स्किल्स सीख पाते हैं और फिर जब वो वापस कॉलेज में आते हैं तो उनका व्यक्तित्व पहले के मुकाबले निखर चुका होता है। वो अपने आप को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और ये भी समझ पाते हैं कि वो किस चीज के लिए बने हैं। भारत की नई शिक्षा नीति भी इसमें आपकी बहुत मदद कर सकती है, क्योंकि इस नई नीति के मुताबिक कोई भी छात्र चाहे तो वो कॉलेज की पढ़ाई किसी भी वर्ष छोड़कर कोई नया स्किल सीख सकता है या फिर वापस कॉलेज आकर आगे की पढ़ाई भी कर सकता है। यानी अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो बहुत फ्लेक्सिबल है, आप जैसे चाहे वैसे उसमें कर सकते हैं। इसलिए आज रात सोने से पहले और एडमिशन के लिए भागदौड़ का मन बनाने से पहले अपने स्किल्स को बेहतर करने के बारे में जरूर सोचिएगा। ये जरूर सोचिएगा कि आप किस स्किल के लिए बने हैं, कौन से स्किल्स आपके अंदर मौजूद हैं, किस में आप बेहतर काम कर पाएंगे, बजाय सिर्फ इसके कि किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, फिर वहां से डिग्री लेनी है और डिग्री के बाद नौकरी ढूंढनी है, लेकिन आपके पास प्लान कोई नहीं है।